वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे छात्र जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न आते हैं वह अधिकांशतः राजनीतिक चिंतक से ही संबंधित होते हैं। अगर हमने राजनीतिक थिंकर को नहीं पढ़ा और सिर्फ वन लाइनर प्रश्नों पर ही फोकस किया तो आधे से अधिक प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। एक बार पहले आप राजनीतिक चिंतक को पढ़ लीजिए और फिर उस पर बेस्ड वन लाइनर प्रश्नों को करिए। फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कौटिल्य का जो हम पढ़ा रहे थे उसका दूसरा भाग। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। भारतीय शास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म एवं शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा मतलब सिर है के समान और अमात्य आँख है, सुहृत कान और कोश मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को 7 प्रकृति युक्त माना है। राज्य की 7 प्रकृतियाँ या अंग इस प्रकार हैं। पहला है स्वामी, अमात्य, जनपद या प्रदेश कहते हैं, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य ने इन 7 सप्त प्रकृतियों का विशद विवेचन इस प्रकार से किया है। आइए इसको थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। स्वामी, कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रधान अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसे स्वामी नाम दिया। तो राजा को स्वामी नाम दिया है कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में। स्वामी से उनका अर्थ आदेश देने वाले या शासन करने वाले से है। उनके विचारानुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समय अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति, चापलूसी में न फंसने की जागरूकता। वे राजा को राज्य हित के अनुसार सभी प्रकार का कार्य करने की छूट देते हैं, परंतु उनका विचार है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, उसे संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में पहला स्थान राजा का है और कौटिल्य ने राजा में इतने गुणों को बताया है। दूसरा नंबर अमात्य का आता है। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। अमात्य वह है जो मंत्री और उच्च प्रशासनिक अधिकारी हो। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे। अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारिशों लोगों को अमात्य न बनने दे, मतलब उनके सहपाठी, संबंधी या कोई सिफारिश करके आए हैं उन्हें अमात्य न बनाए यदि वे इसकी पात्रता न रखते हों। अगर वो इस पात्र नहीं है तो उन्हें अमात्य न बनाए। कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री को राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राजा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से ही करे। तो राजा कोई भी स्पष्ट निर्णय करता है तो वह अमात्यों के परामर्श से ही करे। कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या का निर्धारण नहीं किया है। उसका विचार है कि राजा राजकीय कार्यों हेतु आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। तो उसका यह विचार है कि राजा राजकीय कार्यों में जितने अमात्यों की आवश्यकता महसूस करे उतने अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है। तीसरा स्थान जनपद का है। जनपद का अर्थ है जन युक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। वर्तमान में हम जिसे जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए उन्हें जनपद नाम दिया है। मतलब जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। तो कौटिल्य ने उन दोनों पदों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया है। प्लेटो और
अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों को अलग अलग वर्णन भी किया। तो प्लेटो और अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो। तो जनता ऐसी होनी चाहिए जो सरल, सहृदय वाली और निष्ठावान, स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए। वह ऐसी हो जो राजा जो कर लगाए उस कर को जनता चुका सके तथा उन्हें स्वेच्छा से अदा करती हो। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जनता में ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जिससे वह राजा की आज्ञा का पालन कर सके। भूमि के विषय में उनका विचार है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव है। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय व स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कि कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य बताते हैं कि उनके जो पड़ोसी सीमावर्ती राज्य है राजा के, वह अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। चौथे नंबर पे दुर्ग आता है। दुर्ग कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि जनता और भूमि है अथवा राजा है। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग जो है वह राजा की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी हो और पानी, भोज्य सामग्री, बारूद आदि का उचित प्रबंध भी हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औदिक जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। औदिक मतलब चारों ओर पानी से। पार्वत जो पर्वतों के बीच में हो। धानवन जो निर्जन मरु प्रदेशों में बना हो और वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। कौटिल्य का मत है कि औदिक दुर्ग और पार्वतक दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं पर आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा करने के लिए कर सकता है। अगला स्थान 5वां नंबर है कोष का। कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देता है। संभवतः स्वामी के बाद सर्वाधिक कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का 6ठा भाग ले तथा कोष में बहुमूल्य धातुएं व मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखें। इस तरह कौटिल्य कहते हैं कि राजा प्रजा से उपज का 6ठा भाग ले तथा कोष में बहुमूल्य धातुएं व मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखें। अगला भाग दंड है। आइए देखते हैं दंड के बारे में। दंड तथा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र बने ही रहते हैं किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भी भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है किंतु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्ति किया जा सकता है। वह कहते हैं कि क्षत्रिय वर्ग को तो सेना में नियुक्ति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है किंतु उनका विचार है कि अगर आवश्यकता पड़ता है तो वैश्य और शूद्र को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है। उसे आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उन्हें क्षमा कर सकते हैं। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। उसने सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी होती है। जो सेना पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है वह विजय की कुंजी होती है। सैनिकों को अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जा सकता है। तो जो सैनिक को अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलेगा वह सैनिक संतुष्ट रह सकते हैं। 7वां सप्तांग में 7वां मित्र है।
मित्र, कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। मित्र जो है वो भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवंशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जो जब भी सहायता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद की संभावना न हो। राजा कहता है कि मित्र ऐसा हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत आए और सहायता के लिए आए, जिससे संबंध विच्छेद की जिससे संबंध खराब न होने की संभावना न हो। विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व। राज्य के इन सप्त अंगों की विवेचना के साथ ही कौटिल्य ने इन अंगों के सापेक्षिक महत्व पर भी विचार किया है। इन सप्त अंगों के सिद्धांत में मनु, भीष्म, शुक्र जैसे आचार्यों का मत तो यह था कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र के महत्व की दृष्टि क्रमानुसार है, अर्थात स्वामी अमात्य की अपेक्षा और अमात्य जनपद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु आचार्य भारद्वाज ने इस मत का खंडन करते हुए स्वामी की अपेक्षा अमात्य को अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि अमात्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह इन सातों अंगों के बारे में कौटिल्य ने सप्तांग अंग की रचना की है। कौटिल्य के चैप्टर में अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र नीति। एक राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य का विशेष महत्व है। उसने न केवल राज्य के आंतरिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया, वरन उसने उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है जिनके आधार पर राज्य द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध निर्धारित किए जाने चाहिए। उसने अर्थशास्त्र में विदेश नीति का विशद विवेचन किया है। उनकी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें जो विदेश नीति है उसका बहुत ही बड़े स्तर पर विवेचना किया है तथा विदेशों में राजदूत, गुप्तचर रखने के विषय पर भी विचार किया है। इस क्षेत्र में कौटिल्य प्लेटो और अरस्तु से निश्चित रूप से आगे हैं। दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार के संबंध में उन्होंने दो सिद्धांतों की विवेचना की है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है इनका। पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मंडल सिद्धांत। पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध स्थापित रखने चाहिए एक राजा को, उसके लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। और अन्य राज्यों के साथ व्यवहार निश्चित करने के लिए 6 लक्षणों वाली 60 गुण्य नीति का भी बताया है। 60 गुण्य नीति के बारे में भी विवेचना किया है। तो यह दोनों ही सिद्धांत बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछता है इन दोनों सिद्धांतों से ही परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन। आइए देखते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत को समझना बहुत ही आवश्यक है। मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। तो कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में जो विद्यमान राज्य हैं उनका एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए उसी व्यवहार को बनाने के लिए नीति का वर्णन किया है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र में राजा होता है। मंडल मतलब केंद्र में राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। जो मंडल में केंद्र में राजा है वह पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजुगेसु राजा कहा है। तो यह अक्सर पूछता है कि विजुगेसु राजा कौन है, तो विजय की इच्छा रखने वाला राजा ही विजुगेसु राजा कहलाता है। उसका मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु राज्य होता है। एक राजा है तो उसका पड़ोसी जो राज्य है वह स्वाभाविक है कि वह शत्रु राज्य ही हो। विजुगेसु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि शत्रु राज्य कहलाता है। वह अरि मतलब शत्रु राज्य कहलाता है। विजुगेसु के राज्य से अलग, विजुगेस के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजुगेसु का मित्र होगा। विजुगेस के जो सटे राज्य होगा वह तो अरि होगा मतलब शत्रु होगा, लेकिन जो अरि राज्य है उससे सटा हुआ जो राज्य होता है वह मित्र कहलाता है।
और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र कहलाता है। और मित्र राज्य जो है उससे जो मिला हुआ सटा राज्य होता है वह अरिमित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, मतलब जो निकटतम पड़ोसी है वह राजा का शत्रु है और उसके आगे का मित्र है। उस पड़ोसी राज्य से जो आगे का राज्य है वह मित्र है और उससे आगे का अरिमित्र। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। ये 5 राज्य तो बीजगेशु के सामने वाली या आगे की दिशा में होते हैं। तो जो मंडल सिद्धांत में बीच में बीजगेशु जो राजा होता है वह उसके आगे यह 5 राज्य होते हैं। इसी प्रकार कुछ राज्य उसके पीछे की दिशा में भी होते हैं। बीजगेशु के पीछे पारसी ग्राह, पीछे का शत्रु। ये भी अक्सर पूछता है कि पारसी ग्राह जो है वह क्या होता है, वह पीछे का शत्रु होता है। बीजगेशु राजा के पीछे का जो शत्रु होता है वही पारसी ग्राह होता है, पीछे का शत्रु। और आक्रांदा पीठ का मित्र होता है। तो इसके याद करिएगा कि पारसी ग्राह जो है वह पीछे, मतलब पीछे का शत्रु हो गया और आक्रांदा है जो पीठ का मित्र है। और पारसी ग्राह सार जो है वह पारसी ग्राह का मित्र है। पारसी ग्राह जो है वह पीछे का शत्रु है, आक्रांदा पीठ का मित्र है। फिर पारसी ग्राह सार जो है पारसी ग्राह का मित्र है। आक्रांदा सार जो है आक्रांदा सार का मित्र है। यह 4 राजा होते हैं। पारसी ग्राह पड़ोसी होने के कारण ही बीजगेशु का शत्रु होता है। इन 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भी राज्य हैं, मध्यम और उदासीन। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश बीजगेशु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मध्यम राज्य जो है उसका राज्य बीजगेशु और अरि राज्य की दोनों की सीमा से लगा है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वह परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला कर सकता है। उदासीन राजा का प्रदेश बीजगेशु और अरि तथा मध्यम इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत प्रबल होता है। उपयुक्त तीनों के परस्पर मिलने होने की दशा में वह सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिलने की दशा में वह प्रत्येक का मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार 12 राज्यों का यह समूह राजमंडल कहलाता है। तो यह पूछता है कि मतलब कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में कितने राज्य होते हैं, तो 12 राज्यों का समूह होता है। इसे निम्नलिखित चित्र, इसको इस चित्र के भांति से हम अच्छे से समझ सकते हैं मंडल सिद्धांत को कौटिल्य के। जैसे देखिए ये मध्यम हो गया, उदासीन। तो मध्यम में देखिए ये सबसे पहले बीजगेशु राजा हो गया। बीजगेशु राजा से जो सटे देश है वह अरि हो गया, मतलब शत्रु हो गया। और इससे सटा है वो जो है वो मित्र हो गया। फिर इससे सटा जो हो गया वह अरि और मित्र हो गया। फिर देखिए इसका शत्रु हो गया, फिर अरि मित्र और ये अरि मित्र होगा। उसके बाद जो ये आगे के थे और ये पीछे के हैं, पीछे में पीठ का शत्रु हो गया। पारसी ग्राह जो है पीठ का शत्रु है। आक्रांदा जो है पीठ का मित्र है। इस शब्दों को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कि पारसी ग्राह क्या है, तो पीठ का शत्रु है। आक्रांदा क्या है, पीठ का मित्र है। और पारसी ग्राह सार क्या है, तो पीठ के शत्रु का मित्र है। फिर आक्रांदा सार क्या है, तो आक्रांदा का मित्र है। आक्रांदा का मित्र मतलब पीठ का जो मित्र है उसी का मित्र है यह आक्रांदा सार। उसके बाद से मध्यम में बीजगेशु राजा और अरि राजा आते हैं और उदासीन में शत्रु और अरि मित्र आते हैं। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन से मित्र हो सकते हैं और कौन से शत्रु। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत आंशिक रूप से ठीक है। उदाहरणार्थ वर्तमान समय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान चीन से लगी हुई हैं और बहुत कुछ सीमा तक इसी कारण राज्यों के साथ भारत के मतभेद बने हुए हैं तथा भारत के प्रति मतभेदों की इस समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र हैं। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के आधार पर देखा जा सकता है। आगे देखते हैं 60 गुण्य नीति। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कौटिल्य के चैप्टर से, 60 गुण्य नीति।
पड़ोसी राज्य और विशेषता अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने षाड्गुण्य अर्थात 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है। इसके 6 लक्षण हैं। पहला है संधि विग्रह, मतलब युद्ध, यान, शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना, आसन, तटस्थता, संश्रय, बलवान और द्वैधिभाव। संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग ही द्वैधिभाव है। आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूँकि इनका नाम ही पूछता है कि कौन सा लक्षण षाड्गुण्य नीति का नहीं है, कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, यही पूछता है। संधि कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना तथा स्वयं को बलशाली बनाना होता है। कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी राजा के लिए जो संधि करने की नीति है उसका उद्देश्य है कि अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को बलशाली बनाना। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर ली जानी चाहिए जबकि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हमारा शत्रु मजबूत स्थिति में है तो उससे भी राजा को संधि कर लेनी चाहिए अगर हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक होता है। कौटिल्य के अनुसार संधि कई प्रकार की भी हो सकती है। और दूसरा है विग्रह। षाड्गुण्य नीति का दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हों तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतया आश्वस्त हो। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध। इस नीति का अनुमान राजा को तभी करना चाहिए, मतलब युद्ध का करना चाहिए, जब राजा शत्रु को निर्बल देखे और स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो तथा अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः व आश्वस्त भी हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राज्यमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अधीन कर लिया जाना चाहिए। तीसरा है यान। यान का अभिप्राय वास्तविक आक्रमण है। यान का मतलब है कि वास्तविक हम जब आक्रमण करते हैं वही यान है। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे। ऐसा प्रतीत होता है कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है। जब स्थितियां बिल्कुल ऐसी हो जाएं कि अब आक्रमण करने के सिवा कोई भी मार्ग नहीं है शत्रु पर को वश में करने के लिए, तभी यान का उपयोग करना चाहिए। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। जो विग्रह है वो भी युद्ध का ही है और यान भी युद्ध का है, तो इसमें सिर्फ स्तर का ही भेद है। तो यान विग्रह से कुछ आगे है। आसन। जब विजगेश और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। जब विजगेश राजा और शत्रु राजा दोनों समान रूप से शक्तिशाली हों तब राजा को आसन की नीति अपनानी चाहिए और आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। पांचवा है संश्रय। संश्रय का अर्थ है बलवान। संश्रय का अर्थ है बलवान। बलवान का आश्रय लिए जाने से यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही यदि वह रक्षा करने में भी असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यह भी ध्यान होना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि इतना बलवान राजा न मिले तो सबल शत्रु की ही शरण में रहनी चाहिए। द्वैधिभाव। छठा है जो है द्वैधिभाव। द्वैधिभाव नीति से कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह है। और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को
अपनाने से है। द्वैधीभाव की नीति जो है कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैधीभाव की नीति तभी अपनाई जाती है। कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही अपनाई जानी चाहिए। कौटिल्य की राज्य विषयक अन्य विचारधाराओं की भांति वैदेशिक संबंधों के विषय में ये विचार यथार्थ तथा वास्तविक है, न कि कोरे स्वप्नलोकीय। वस्तुतः कौटिल्य की 60 गुण्य नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप से इस पर आचरण करते हैं। वैदेशिक नीति के सफल संचालन हेतु अन्य भारतीय आचार्यों की भांति ही कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड और भेद इस प्रकार के 4 उपायों का भी विधान किया है। कौटिल्य का मत है कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर साम द्वारा तथा कुछ सहायता देकर दान द्वारा वश में किया जा सकता और भेद का अर्थ है फूट डालना। कौटिल्य का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं होता है उसमें फूट डालकर भी विजय को प्राप्त किया जा सकता है। आइए कौटिल्य और प्लेटो का तुलनात्मक अध्ययन भी समझ लेते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनान का सबसे महान दार्शनिक हुआ और कौटिल्य भारत का सबसे प्रमुख राजशास्त्री। प्लेटो जो है यूनान का महान दार्शनिक हुआ और कौटिल्य जो है भारत का प्रमुख राजशास्त्री। यद्यपि इन दोनों विचारकों के दृष्टिकोण में आधारभूत भेद है, फिर भी इन दोनों के विचारों में कुछ समानताएं देखी जा सकती हैं। सबसे पहला है, दोनों ने राज्यों को एक सावय संगठन माना है। प्लेटो ने राज्य को मात्र राजनीतिक संगठन नहीं माना है वरन उसे नैतिक सावय बताया है जिसके अंतर्गत रहकर ही मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। कौटिल्य ने भी राज्य को सावय बताया है जिसमें रहकर व्यक्ति जीवन के उद्देश्यों, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है। कौटिल्य ने प्लेटो से आगे बढ़कर राज्य की प्रकृतियां भी बताई हैं। दूसरा है कि प्लेटो और कौटिल्य दोनों ही किसी न किसी रूप में वर्गीय व्यवस्था के समर्थक हैं। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा और उसके विभाजन का आधार मनोवैज्ञानिक है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के कर्तव्यों को निश्चित किया है और कौटिल्य ने वैदिक वर्ण व्यवस्था को अपनाया है और इस प्रकार दोनों ही व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का धर्म पहले से ही निर्धारित है और राज्य द्वारा उस धर्म व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि इन दोनों विचारकों की शासक से संबंधित धारणा में भी पर्याप्त समानता है। प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका जो शासक है एक दार्शनिक राजा है जिसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कौटिल्य ने भी राजर्षि जैसे ही शब्दों शासक की कल्पना की है। दोनों ने ही एक व्यक्ति के शासन को श्रेष्ठ माना है और दोनों के द्वारा शासक को उचित शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया है, किंतु समानताओं की तुलना में इन दोनों विचारकों में भेद भी अधिक आधारभूत है। प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वह आदर्शवादी है। इस देखिए पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि प्लेटो जो है आदर्शवादी है और कौटिल्य जो है वह नितांत ही यथार्थवादी हैं। जबकि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया और कौटिल्य का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। प्लेटो ने जो उसका ग्रंथ है रिपब्लिक उसमें एक आदर्श राज्य का चित्रण प्रस्तुत किया और कौटिल्य का दृष्टिकोण यथार्थवादी। उसने अरस्तु की भांति वास्तविक राज्य के विषय में लिखा। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उस समय के यूनान का छोटा सा नगर राज्य था, परंतु कौटिल्य के विचार में राज्य विशाल, शक्तिशाली तथा विस्तारवादी होना चाहिए। प्लेटो ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के समान ही भाग लेने का अधिकार माना है, परंतु कौटिल्य ने शासन प्रणाली में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया है। ये इन लोगों में विभिन्नता भी है। कौटिल्य और अरस्तु में भी कुछ समानता और विभिन्नता है जिसे कुछ पॉइंट में समझ लेते हैं। एक विचारक के रूप में कौटिल्य प्लेटो की अपेक्षा उसके शिष्य जो अरस्तु हैं उसके अधिक समीप है। विचारक के रूप में जो कौटिल्य है वह प्लेटो की अपेक्षा उसका जो शिष्य अरस्तु है उसके ज़्यादा समीप है। इन दोनों महान विचारकों के बीच कई समानताएं हैं। सर्वप्रथम दोनों ही विचार
लगभग समकालीन थे। दोनों अलेक्जेंडर महान की विश्व विजय काल में जीवित थे। सिकंदर के समय यह दोनों जीवित थे। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ की रचना 321 से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच की थी और अरस्तु ने अपने स्कूल की स्थापना 335 ईसा पूर्व में की थी। इन दोनों में द्वितीय समानता यह है कि उनका अपने अपने देश में महान विजेताओं से निकट संबंध था। अरस्तु अलेक्जेंडर महान का शिक्षक रहा और जो कौटिल्य है वह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री था। तीसरा है पॉइंट कि कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने ही राजशास्त्र को अन्य शास्त्रों की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया है। कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने ही राजशास्त्र को अन्य शास्त्र की तुलना में उच्च स्थान प्रदान किया है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में राजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र तीनों का ही विवेचन किया है, किंतु वह राजशास्त्र को ही सर्वोच्च स्थान कहता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को अन्वीक्षिवी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति का प्रतिपादन किया है, किंतु वह दंड नीति राजशास्त्र को विभिन्न शास्त्रों में अति उच्च स्थान प्रदान करता है। अगला पॉइंट चौथा है, दोनों ही विद्वानों ने स्वीकार किया है कि राज्य केवल एक संगठन ही नहीं, एक सावयव प्राणी है। अरस्तु को व्यक्ति और समाज से भिन्न नहीं मानता। अरस्तु राज्य को व्यक्ति और समाज से भिन्न नहीं मानता। उसके अनुसार मनुष्य राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है और कौटिल्य के अनुसार भी व्यक्ति राज्य में रहकर ही धर्म, अर्थ और काम अर्थात लौकिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। दोनों के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और दोनों ही राजतंत्र को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते हैं। दोनों के राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण अंतर भी है। प्रथम अरस्तु का आदर्श नगर राज्य है, किंतु कौटिल्य का जो आदर्श है वह विशाल साम्राज्य है। यहाँ पे देखिए, इनका आदर्श नगर राज्य है और इनका आदर्श विशाल साम्राज्य है। कौटिल्य ने स्वयं मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योग दिया और द्वितीय अरस्तु ने अपने ग्रंथ में मुख्यतः राज्य संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रधान स्थान सरकार और प्रशासनिक कला को प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने अपने ग्रंथ में अंतर्राज्य संबंधों के विषय में कुछ नहीं कहा है, किंतु कौटिल्य ने इसकी विस्तृत विवेचना की है। इन भेदों के होते हुए भी कौटिल्य और अरस्तु दोनों ही अपने अपने देश के महान राजशास्त्री हैं। मैक्सी ने अरस्तु को महान राजशास्त्रवेत्ता बताया और कौटिल्य को भारत का महान राजशास्त्री तथा कूटनीति का पंडित भी बताया है। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कौटिल्य और मैकियावेली की तुलनात्मक भी अध्ययन है। जैसे कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप यदि किसी पाश्चात्य विचारकों को रखा जा सकता है तो यह निश्चित रूप से मैकियावेली ही है। इन दोनों विचारकों की समानता के कारण ही यदि कुछ विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं तो कुछ अन्य उसे भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इन दोनों विचारकों की समानताओं का उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है। दोनों ने प्रमुखतया शासन कला का निरूपण किया, व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया और राजदर्शन के सिद्धांतों पर नहीं। वास्तव में दोनों ने ही राज्य की सुदृढ़ता और उसके विस्तार के दृष्टिकोण में सोचा और लिखा। कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र तथा मैकियावेली का जो द प्रिंस है संबंधित शासकों तथा राजनीतिज्ञ के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट है कि दोनों विचारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समानता धर्म और नैतिकता विषयक दृष्टिकोण के संबंध में है। राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में दोनों ही विचारकों का दृष्टिकोण श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित है। उसके मतानुसार राजनीति में सभी कुछ वैध है और अपने कौटिल्य और मैकियावेली में उपयुक्त समानताएं होते हुए भी इनमें कुछ भेद हैं। मैकियावेली का पूर्ण जो विचार दर्शन केवल राजनीति से ही संबंधित है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न केवल राजनीति वरन संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कामशास्त्र और मंत्रशास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की देन। पश्चिमी राजदर्शन के अनेक जनक अरस्तु के समान
अरस्तु के समान ही कौटिल्य को भारतीय राजदर्शन का जनक कहा जा सकता है। सोलेटोर ने के इस विचार में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि प्राचीन भारत की राजनीति विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। राजनीति चिंतन को कौटिल्य की देन का उल्लेख अग्रलिखित रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा कौटिल्य पर आधारित यह पूरा वीडियो समाप्त होता है और अगला वीडियो प्लेटो से रहेगा। प्लेटो पे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं राजनीतिक चिंतक में संबंधित, वही उसी पे हमारा वीडियो रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।